Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन द सी। यानी दो हमारे पास सोर्सेज रह गए थे, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टाइड्स एंड विंड्स ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द सी प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स। ओवर द सरफेस ऑफ द सी यानी कि समंदर की सतह पर जो चलने वाली जो विंड्स हवाएं हैं या टाइड्स, हमने पीछे पढ़ा था। तो टाइड्स जो मून की वजह से पैदा होती हैं, कहता है टाइड्स और जो विंड्स हैं यानी टाइड्स और हवाएं जो हैं वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स। उनकी वजह से स्ट्रॉन्ग जो लहरें हैं पानी के ऊपर वो पैदा होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टाइड्स जो हैं ये पैदा होती हैं मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और जो ये विंड्स की वजह से हैं वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये देखिए ये विंड की वजह से जो लहरें हैं वो पैदा हो रही हैं। तो पता चला कि सी के अंदर हवाओं की वजह से, क्योंकि हवाएं जो है बहुत तेज़ चलती हैं और साथ साथ जो है टाइड्स की वजह से लहरें पैदा होती हैं, समंदर के ऊपर वेव्स आती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं ये वेव्स। और ये वेव्स इतनी ताकतवर होती हैं कि जो शोर हैं या जो समुद्र के किनारे शोर होते हैं उन पर इतना ज़ोर लगाती हैं, उनसे इतनी ज़ोर से टकराती हैं कि ये जो होती हैं ये अपने अंदर बड़ी एनर्जी रखती हैं। यही एनर्जी है, इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम इनकी एनर्जी को यूज़ करते हैं। देयर एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के इनकी जो एनर्जी है, इन लहरों की एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए। The method of harness wave energy is to use large floats which move up and down with the waves। इसमें वो कह रहा है कि जो मेथड यूज़ किया जाता है उन वेव से एनर्जी हासिल करने के लिए, वो कौन सा मेथड है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ लार्ज फ्लोट्स। उसके अंदर बड़े बड़े तैरने वाले जो आलात हैं उनको यूज़ किया जाता है। लार्ज फ्लोट्स यानी बड़े बड़े आलात जो हैं वो उनको इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाले आलात होते हैं बड़े बड़े जिनको यूज़ किया जाता है। विच मूव अप एंड डाउन विद द वेव्स, कहता है कि जो लहरों के साथ साथ ऊपर और नीचे जो है ये जो आलात होते हैं, बड़े बड़े मशीनरीज होती हैं, ये वेव्स के साथ साथ ऊपर और नीचे मूव करती हैं। यानी जिस तरह जैसे एक बोट पानी के ऊपर तैरती है तो जैसे जैसे वेव्स ऊपर नीचे होती हैं वैसे वैसे बोट भी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होती है। तो अगर फ्लोट को भी इसी तरह मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो जो मशीन जो है ये भी उसी तरह मोशन करने लगेगी। इस तरह हम आसानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं उन वेव्स की एनर्जी को यूज़ करते हुए। वन सच डिवाइस इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर साल्टर इज़ नाउन एज साल्टर डक। यानी एक प्रोफेसर, उसका नाम साल्टर, उसने एक इसी तरह की डिवाइस बनाई यानी वेव से एनर्जी हासिल करने के लिए। उस डिवाइस को कहते हैं साल्टर डक, जो उसके नाम से ही जानी जाती है। अब इसको साल्टर डक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा आला है या ऐसी डिवाइस है जो जैसे डक पानी के ऊपर मूव करता है, इसी तरह ये जो डिवाइस होती है ये डक की तरह पानी के ऊपर मूव करता है और जो वेव की जो एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चेंज कर देता है। इसके बाद देखिए इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कहता है कि ये जो फ्लोटिंग डिवाइस होती है ये टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक पार्ट का नाम होता है डक फ्लोट और दूसरी का नाम होता है बैलेंस फ्लोट। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये है जी डक फ्लोट और ये है बैलेंस फ्लोट। जो डक फ्लोट होता है ये जैसे जैसे वेव्स मूव करती हैं ये साथ साथ ऊपर और नीचे मूव करता है, इसलिए इसका नाम डक रखा गया है। यानी डक की तरह ऊपर और नीचे मूव करता है। आपने देखा होगा कि जैसे डक पानी के अंदर मूव करती है तो वो वेव के साथ साथ ऊपर और नीचे मूव करती है। इसी तरह जो डक फ्लोट होता है वो भी डक की तरह ऊपर और नीचे फ्लोट करता है। और जो बैलेंस फ्लोट होता है ये क्या करता है, ये दूसरे सारे हिस्से को बैलेंस रखता है ताकि सिस्टम जो है वो प्रॉपरली तौर पर वर्क कर सके और एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो वो एक प्रॉपर एक प्रिंसिपल के तहत जनरेट की जा सके। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द एनर्जी ऑफ द वाटर वेव्स काजेज डक फ्लोट टू मूव रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट। अब स्टूडेंट्स इसमें वो कह रहा है कि पानी की एनर्जी की वजह से यानी जो वेव्स की एनर्जी होती है उसकी वजह से डक फ्लोट जो है वो मूव करता है रिलेटिव टू बैलेंस फ्लोट। यानी जो डक फ्लोट है वो बैलेंस फ्लोट के मुकाबले में वो हरकत करता है। यानी जब वेव आती है तो डक फ्लोट हरकत करना शुरू हो जाता है और जो बैलेंस फ्लोट होता है उसके साथ रिलेटिव मोशन पैदा होती है। ये जो रिलेटिव मोशन होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके जरिए से जनरेटर को चलाया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है। द रिलेटिव मोशन ऑफ द डक फ्लोट इज़ यूज्ड टू ड्राइव द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। कहता है कि जो डक फ्लोट की निस्बतन ये जो हरकत होती है, ये जो मूवमेंट होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये बिजली के जो जनरेटर्स होते हैं उनको चलाने के लिए इस्तेमाल होती है।
यानी कि डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट की मूवमेंट से जो लास्ट वाला प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जनरेटर को चलाना, यानी मेन मकसद क्या होता है जनरेटर को चलाना। जब जनरेटर चलता है तो फिर क्या होता है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी वजूद में आती है और सारी जो एनर्जी होती है वेव्स की वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये रीन्यूएबल भी होता है, यानी इको फ्रेंडली होता है, यानी इसको रिन्यू किया जा सकता है। तो यहाँ तक तो ये वाला हमारा टॉपिक कि वेव से किस तरह हम सी की वेव्स को यूज़ करते हैं, किस तरह एनर्जी पैदा की जा सकती है। आप यहाँ पे डायग्राम में इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये देखिए ये वेव्स पैदा हो रही हैं और ये डक फ्लोट है और ये बैलेंस फ्लोट है। जो डक फ्लोट है वो मूव करता है जैसे जैसे पानी ऊपर नीचे होता है, और डक बैलेंस फ्लोट जो है वो बैलेंस रहता है ताकि दूसरे बाकी सिस्टम को बैलेंस कर सके। सो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा बायोफ्यूल एनर्जी के बारे में। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इट इज़ दैट एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बायोमास। कहता है कि ये वो वाली एनर्जी होती है जो बायोमास से हासिल की जाती है। अब स्टूडेंट्स जहन में ये सवाल आता है कि बायोमास क्या है। बायोमास असल में वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो ज़्यादातर जो ज़िंदा जानदार होते हैं या जो ज़िंदा पौधे होते हैं उनसे हासिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर पौधों से या खाना का बचा हुआ हिस्सा और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे हासिल किया जाता है जो बायोमास, यानी कि ज़िंदा जानवरों या पौधों से हासिल किया जाता है। अब स्टूडेंट्स इन्हीं चीज़ों को क्यों यूज़ करके एनर्जी बनाई जाती है। एक तो ये होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये इको फ्रेंडली होती हैं, यानी इस्तेमाल करना इनको ईजी होता है। और दूसरा ये कि इनको इस्तेमाल करने से कोई भी जो माहौल में आलूदगी या पोल्यूशन नहीं फैलता। और ये जो एक तो ये होता है कि जो इन्वायरमेंट में वेस्ट कम हो जाता है, यानी वेस्ट जो है उसको हम रीन्यू कर लेते हैं, वो काम में आ जाता है। सो इसके बड़े फ़ायदे हैं। बायोमास कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज द प्लांट्स, सच एज द वेस्ट फूड्स, एनिमल्स, डंग, सीवेज, etc। वही बात कि जो बायोमास होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ होता है। और ऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी वो तमाम चीज़ें जो नेचुरल ओरिजिन रखती हैं, यानी जो नेचुरल से बनी होती हैं और गलने सड़ने वाली होती हैं, वो बायोमास कहलाती हैं। जैसा यहाँ पे बताया गया जैसे पौधे हैं, जैसा कि बची खुची खुराक है, और उसके बाद एनिमल डंग यानी जो जानवरों का फुजला होता है या सीवेज होता है, इन सारे को सेवरेज और वगैरह इन सारे को जो है हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब स्टूडेंट्स देखने वाली बात यह है कि हम तो अपनी जो डेली लाइफ है उसमें इन चीज़ों को वेस्ट समझते हैं, यानी ये एक ज़ाया हो जाने वाली चीज़ है। जैसे हम अपने प्लांट जब जो गले सड़े प्लांट होते हैं या जो खुराक ज़ाया हो गई होती है या जो इन एनिमल का फुजला होता है, इन चीज़ों को हम वेस्ट समझते हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए तो अगर हम इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से, तो ये जो होती हैं बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। सीवेज इज़ दैट डर्ट विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टेनिंग डर्टी वाटर। कहता है कि जो सीवेज होता है, सीवेज वो गंदगी होती है, वो डर्ट होता है जो गंदे पानी को साफ़ करने के बाद लेफ़्ट ओवर यानी बच जाता है। जब हम पानी को स्टेन करते हैं, स्टेनिंग डर्टी वाटर, जब गंदे पानी को स्टेन किया रहता है यानी साफ़ किया रहता है, तो उसके बाद जो डर्ट बचती है उसको क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। अब देखने को तो ये एक वेस्ट है, ये एक डर्ट है, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इससे एनर्जी भी पैदा की जा सकती है। The material can itself be used as fuel or can be converted into other types of fuels। इसमें वो कह रहा है कि जो ये मटेरियल ऊपर बयान किया गया है, ये मटेरियल या तो खुद एज आ फ्यूल यूज़ हो सकता है, यानी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, या फिर जो है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसी दूसरे टाइप के फ्यूल के अंदर, यानी किसी दूसरे टाइप के ईंधन के अंदर इसको चेंज किया जा सकता है। आप यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल जो खुश्क लकड़ियाँ होती हैं या जो जानवरों का फुजला होता है यानी गोबर वगैरह, उनको सीधा जलाकर हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसी बायोमास को मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए गुजार कर दूसरे ईंधन मतलब मसलन बायोगैस जैसे गैस पैदा की जाती है जानवरों के फुजले को यूज़ करके, या एथेनॉल वगैरह में भी बदला जा सकता है। यानी एक तो वो तरीका है कि एज इट इज़ उनको वैसे ही इस्तेमाल कर लीजिए, और दूसरा ये तरीका है कि उनको किसी दूसरी शेप में इस्तेमाल करके फिर दूसरी शेप में चेंज करके फिर इनको यूज़ किया जाए। सो ये दो तरीके हैं उनको। डायरेक्ट कम्बस्टन इज़ द मेथड इन विच बायोमास, कहता है कि जो बराह रास्त जो कम्बस्टन वाला अमल है ये वो तरीका है कॉमनली नोन एज सॉलिड वेस्ट, जिसके अंदर जो है बायोमास जैसे जो सॉलिड वेस्ट होते हैं ना उनको क्या किया जाता है, इज़ बर्nt टू बॉयल वाटर, उनको जलाया जाता है और उनसे पानी को बॉयल किया जाता है और प्रोड्यूस स्टीम और भाप जो है वो पैदा की जाती है। स्टूडेंट्स इसको वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही समझे कि जैसे हम लकड़ियाँ को जलाते हैं, लकड़ियों को जलाने के बाद हम उन लकड़ियों की आग पर क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, और जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर से जो स्टीम निकलती है ना, फिर उसी स्टीम को यूज़ किया जाता है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए।
द स्टीम कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर उस स्टीम को यानी जो भाप पैदा हुई थी पानी गर्म करने के ज़रिए उसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए। यानी उस स्टीम को फिर टरबाइन चलाएगी और इस स्टीम के ज़रिए टरबाइन चलेगी और जब टरबाइन घूमेगी तो फिर जो जनरेटर है वो एक्टिवेट होगा और जनरेटर के एक्टिवेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। सो यानी कचरा और फुजला भी हमारे लिए इस कदर काम कर सकता है कि उसके ज़रिए से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम गैस को बना सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो है वो हम इन चीज़ों को यूज़ करते हुए एक प्रिंसिपल के तहत हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। एक तो स्टूडेंट्स ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका वो बयान करने जा रहा है कि इन अनदर प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, द रॉटिंग ऑफ बायोमास इज क्लोज्ड टैंक कॉल्ड आर डाइजेस्टर प्रोड्यूसेस द मीथेन रिच बायोगैस। इसमें बेसिकली वो कह रहा है कि द रॉटिंग ऑफ द बायोमास, यानी कि जब बायोमास एक इन अ क्लोज टैंक, जब बायोमास एक बंद टैंक के अंदर, जिसे डाइजेस्टर कहते हैं, बंद टैंक होता है जिसे डाइजेस्टर कहते हैं, उसके अंदर बायोमास को डाल दिया जाता है और काफ़ी देर के लिए उसे छोड़ दिया जाता है और वो गल सड़ जाता है उसके अंदर। और गलने सड़ने से के बाद क्या होता है कि उसके अंदर एक गैस पैदा होती है जिसे कौन सी गैस कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं। जो डाइजेस्टर होता है ये एक बिल्कुल बंद टैंक होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती और उसके अंदर जो है बायोमास को गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और जिससे एक गैस पैदा होती है जिसे मीथेन कहते हैं। और मीथेन को फर्दर फिर कुकिंग के अंदर, हीटिंग के अंदर और इवन इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, किसको, मीथेन गैस को। इन दिस प्रोसेस कहता है कि इस प्रोसेस में जिसमें हम जो बायो मास है उसको एक टैंक में डाल देते हैं जो बिल्कुल बंद होता है, उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन बायोमास, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया हो गया, इस तरह के जो छोटे छोटे खुर्दबीनी जानदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं बायोमास को, मटीरियल को, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, क्योंकि वो टैंक बिल्कुल बंद होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही होती है और वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्या करते हैं, बायोमास को तोड़ते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं और उससे क्या बनती है, एक नई गैस वजूद में आती है जिसको मीथेन गैस कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम एनारोबिक डाइजेशन भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रहा होता है, ऑक्सीजन इसके अंदर अवेलेबल नहीं होती। बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द टैंक इज पाइप्ड आउट एंड कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग लाइक नेचुरल गैस। कहता है कि टैंक के अंदर जो बनने वाली जो गैस थी, बायोगैस यानी कि जो गैस पैदा हुई थी टैंक के अंदर, उसको क्या किया जाता है, उसको एक पाइप के जरिए, पाइप आउट यानी पाइप के जरिए उसको बाहर निकाला जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, कुकिंग करने के लिए, खाना पकाने के लिए और गर्म करने के लिए, चीज़ों को गर्म करने के लिए या घरों को गर्म करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है लाइक नेचुरल गैस, जिस तरह कुदरती गैस होती है वैसे ही। बायोफ्यूल सच एज एथेनॉल कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोमास। इसमें वो कह रहा है कि जो बायोमास हमने ऊपर देखा कि बायोमास कौन कौन सा हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, फूड हो सकती है, एनिमल डंग हो सकती है, कहता है इनके ज़रिए से हम बायोफ्यूल को भी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि उसने ऊपर बताया कि एथेनॉल है या अल्कोहल है, हम इनको भी हम इसके अंदर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसे एथेनॉल कहते हैं, ये भी बायोमास से बनाया जाता है और इसे लिक्विड फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये लिक्विड होता है और ये पानी की शेप में होता है और इसको किससे बनाया जाता है, बायोमास से ही बनाया जाता है। जो ये एथेनॉल या अल्कोहल होती है, इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल, यानी कि ये पेट्रोल का मुतबादल होती है। मतलब कि एथेनॉल को गाड़ियों में पेट्रोल के साथ मिलाकर या बाज़ दफ़ा इसके बदले में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अगर पेट्रोल ना हो या कुछ भी हो तो हम इसकी जगह एथेनॉल को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये रीन्यूएबल फ्यूल होता है, यानी इसको रीन्यू किया जा सकता है और ये माहौल को कम नुकसान पहुँचाता है या माहौल के अंदर पॉल्यूशन को कम फैलाता है। इन दिस केस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स इनटू एथेनॉल, यानी ये जो अमल था जो हमने डाइजेस्टर के अंदर किया था वो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी बैक्टीरिया जो खुदबीनी जानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, बायोमास को एथेनॉल के अंदर चेंज कर देते हैं। यानी छोटे छोटे जो जानदार होते हैं ख़ास कंडीशन में, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, जिसमें टेम्परेचर की भी ख़ास कंडीशन होती है, उसमें वो क्या करते हैं, बायोमास को अल्कोहल में या एथेनॉल के अंदर चेंज कर देते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल एक फर्मेंटेशन की तरह होता है। जैसे फर्मेंटेशन होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शराब वगैरह को तैयार किया जाता है या विनीगर बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मकसद क्या होता है कि सिर्फ फ्यूल पैदा करना, यानी एनर्जी को पैदा करना या फ्यूल को पैदा करना, यहाँ पे मेन मकसद होता है फ्यूल को पैदा करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया जो हमने स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। सो ये हमारे सोर्सेज आज कंप्लीट हो गए और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। तो हम इसको भी कवर कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है।
तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। स्टूडेंट्स देखिए कि कुछ जो एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं, हमने ऊपर पहले सोर्सेज पढ़े, अब उन सोर्सेज को कहता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो रीन्यूएबल होते हैं, यानी इनको दोबारा बनाया जा सकता है, वो ख़त्म नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रीन्यूएबल होते हैं, यानी वो जैसे जैसे हम इनको यूज़ करते जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं, उनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, उनको दोबारा से जनरेट नहीं किया जा सकता। सो हम इनको क्लोजली से रीड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस आफ्टर देयर यूज आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी वो सोर्सेज एनर्जी के वो रिसोर्सेज विच आर रिप्लेस्ड जिनको हम बदल सकते हैं बाय न्यू वंस किसी दूसरे ज़राए से, और एक दफ़ा इनके ये इस्तेमाल हो जाए दोबारा से इनको हम बदल सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। यानी जो जिनको हम बार बार वापस ले आते हैं, ये ख़त्म नहीं होते क्योंकि नेचर के अंदर इनका एक साइकिल चल रहा होता है, और ये चीज़ें हम नेचर से हासिल कर रहे होते हैं, कुदरत के ज़रिए दोबारा ये रिचार्ज होते रहते हैं, ये ख़त्म नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे सूरज की रोशनी है, सूरज रोज़ निकलता है, हम उसकी सूरज की रोशनी को जितना मर्ज़ी यूज़ कर लें ये ख़त्म नहीं होगा। सूरज की रोशनी में हम उन्हें कौन कौन सी एनर्जी पढ़ी थी, हमने यहाँ पढ़ा था सोलर एनर्जी, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ा था, यानी पानी को यूज़ करते हुए पानी भी ख़त्म नहीं होता, सोलर की एनर्जी भी कभी ख़त्म नहीं होती, और उसके बाद ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये क्या होती हैं, और उसके बाद विंड एनर्जी, यानी पानी ख़त्म नहीं होगा तो हवा ख़त्म नहीं होगी, तो इसलिए ये भी जो होगी रीन्यूएबल होगी, और एनर्जी फ्रॉम टाइड्स ये भी रीन्यूएबल होगी। लेकिन कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो नॉन रीन्यूएबल होती हैं, जैसे हमने पढ़ा न्यूक्लियर एनर्जी, ये ख़त्म हो सकती है, दोबारा से नहीं बनाई सकती क्योंकि इसका नेचर के अंदर कोई भी एक जो है। उसके बाद जो जियोथर्मल एनर्जी है, इसको भी दोबारा से नहीं किया रहा है, एक दफ़ा ख़त्म हो रही तो दोबारा से नहीं बन सकती, और उसके बाद जो फॉसल फ्यूल्स एनर्जी है, ये भी एक दफ़ा ख़त्म हो रही तो दोबारा से नहीं बन सकती। सो कुछ जो होते हैं ये वो हमारे पास रीन्यूएबल होते हैं, और कुछ जो होती हैं वो नॉन रीन्यूएबल होते हैं। और जैसे कि हमारे पास सूरज है, वो रोज़ निकलता है, रोज़ तुलू होता है, रोज़ गुरूब होता है, तो उसको हम दोबारा से उसकी एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बारिश है, बर्फ़ है, तो इनका सिलसिला जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, जैसे हवा चलती रहती है, इससे ये कभी ख़त्म नहीं होते, और इनको क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। On the other hand, non-renewable sources are those which are depleted with the continuous use. नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे उन्हें मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो मुसलसल इस्तेमाल से वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि ये लिमिटेड होते हैं, और इनका नेचर के अंदर कोई भी साइकिल मौजूद नहीं होता, जैसा कि कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस, यूरेनियम वगैरह, यानी जो भी फॉसल फ्यूल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन रीन्यूएबल होते हैं, एक दफ़ा ख़त्म होते हैं दोबारा से नहीं बनाए जाते, और ये लाखों साल लगते हैं इनको बनने में, और इंसान जो होता है चंद सौ साल में ख़त्म जो है इनको कर सकता है, इसलिए ये क्या है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। सोर्सेज मच सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी आर रीन्यूएबल। वही चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ा के, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी ये पानी की पैदा होती है, और पानी तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और सोलर एनर्जी, सूरज की शुआएं भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, विंड एनर्जी यानी हवा भी ख़त्म नहीं हो सकती, तो हम इससे बार बार एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह टाइड से हासिल करने वाली एनर्जी या वेव से हासिल करने वाली एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, ये जो है सारे क्या होते हैं, रीन्यूएबल, यानी इनको दोबारा इंसान दोबारा बना सकता है, ये ख़त्म नहीं होते। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड फॉसल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। और नॉन रीन्यूएबल में कौन कौन से आ जाती हैं, फॉसल फ्यूल्स आ जाती हैं और न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है, क्योंकि ये इनके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं अगर इंसान को यूज़ न करना चाहे तो। दीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। कहता है कि ये जो होती हैं, जो रीन्यूएबल होती हैं, उनको किसी दूसरी शक्ल में चेंज किया जा सकता है। जैसे हमने देखा था कि विंड एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इसी तरह सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, यानी इनको एक शेप से दूसरी शेप में चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्नोफॉल एंड रेनफॉल आर कंटिन्यूस प्रोसेसेस, यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, ये कंटिन्यूस प्रोसेसेस हैं और इसलिए ये भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। देयर फॉर वाटर सप्लाई टू आर रेजरवायर ऑफ डैम्स फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विल नेवर एंड अप। वही बात के जो रेजरवायर हैं, डैम्स के जो रेजरवायर हैं, डैम्स भी हमेशा पानी से भरे हुए रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए उनकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो कभी ख़त्म नहीं होती, इनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। उनका एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस उनका साइकिल चलता रहता है। सो ये भी क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्स
सोर्स है। लाइफ वाइज सोलर एनर्जी विल रिमेन अवेलेबल फॉर एवर। इसी तरह कहता है जो सूरज है वो हमेशा तक के लिए रहेगा और इसकी एनर्जी को हम हमेशा हमेशा तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेम इन द केस विद विंड एंड टाइडल एनर्जी। कहता है कि इसी तरह जो हवा से हासिल की जाने वाली एनर्जी है या टाइड से हासिल की जाने वाली एनर्जी है उनका भी केस इसी तरह सेम होता है। दीज आर नॉट गोइंग टू रन आउट इन फ्यूचर। कहता है ये कभी भी फ्यूचर के अंदर ख़त्म नहीं हो सकते। दूसरी तरफ बताता है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्लूड फॉसल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ पे उसने हमें शॉर्ट में पहले बता दिया, शॉर्ट में अब आगे वो डिटेल में बताना चाह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो उनके अंदर फॉसल फ्यूल्स आ जाते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है। जैसे पीछे पड़ा द रेमनार्ड्स यानी जो बाकियात होते हैं ऑफ प्लांट्स पौधों के और एनिमल्स के बरीड अंडर द अर्थ टू मिलियन ऑफ ईयर्स टू चेंज इनटू फॉसल फ्यूल्स। यानी हमने पढ़ा था कि फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो जानवरों और पौधों के बाकियात होते हैं और ये मिलियन ऑफ ईयर्स तक जब जानदार और पौधे ज़मीन के नीचे एक वज़न के तहत दबे रहते हैं तो वो वक्त के साथ साथ गल सड़ का शिकार हो जाते हैं और वो क्या हो जाता है फॉसल फ्यूल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं और कोयला गैस या नेचुरल गैस या इस तरह ऑयल के अंदर चेंज होते हैं और हम इनको यूज़ करते हैं। कहता है कि इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं चेंज होने के अंदर फॉसल फ्यूल्स के अंदर। दीज फ्यूल्स आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। और फिर ये होता है कि जो फ्यूल्स की जो क्वांटिटी होती है, जो इनकी मिकदार होती है वो एक लिमिटेड होती है। ये नहीं होता कि ये वाफर मिकदार में या बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हो, ऐसा नहीं होता है। इनकी क्वांटिटी जो होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। वंस दे आर यूज्ड, आप कहता है कि एक दफ़ा जब इनको इस्तेमाल कर लिया जाए इट विल टेक फर्दर मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म न्यू वंस। कहता है कि जब हम एक दफ़ा इनको इस्तेमाल कर लें तो दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए हमें मिलियन ऑफ ईयर्स का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फटाफट से थोड़ी बन जाते हैं। मिलियन ऑफ ईयर्स इनको लगता है दोबारा से फॉसल फ्यूल्स को बनने में। तो ये जो है मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं कि दोबारा बनने के लिए। सिमिलरली फ्यूल्स फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी आर आल्सो लिमिटेड। कहता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो भी हमारे पास लिमिटेड होती है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम प्लूटोनियम वगैरह जो होते हैं ये हमारे पास बहुत लिमिटेड जो है क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं, इसलिए ये भी क्या होते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एज द नीड फॉर एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कहता है कि जैसा कि जो एनर्जी की जो ज़रूरत है दिन ब दिन बढ़ रही है, देयर इज़ नीड टू डिवेल्प अदर नॉन ट्रेडिशनल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसलिए कहता है जैसे जैसे एनर्जी की ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उनकी ज़रूरियात भी बढ़ती हैं और वैसे भी मॉडर्न दौर आ चुका है। हर फील्ड में एनर्जी जो है वाफर मिकदार में चाहिए होती है, चाहे वो वाटर मिल हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे जो भी हो, हर जगह पर एनर्जी की वाफर मिकदार में ज़रूरत होती है। इसलिए कहता है कि हमें जो नॉन ट्रेडिशनल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को तरक्की देना होगी या उनको डिवेल्प करना होगा। यानी आजकल जो बिजली की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, घरों में है, इंडस्ट्री में है, ट्रांसपोर्ट में है, हर जगह हम फॉसल फ्यूल्स पर ही डिपेंड करते रहें कि फॉसल फ्यूल्स ही हर जगह पर एनर्जी प्रोड्यूस करके दें, तो एक दिन ऐसा होगा कि ये सब ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमें हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना, बल्कि एक नए तरीके डिवेल्प करने होंगे, नए तरीक़ों को मार्केट में लाना होगा। जैसे सोलर विंड टर्बाइंस होगी, जैसे पैनल्स हो गए, जैसे बायोगैस प्लांट्स हो गए, ये सब फ्यूचर में हमारी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने दो सोर्सेज को रीड किया, उसके बाद हमने रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज को देखा। तो रेडी रहिएगा अगले टॉपिक के लिए, जो कि हमारा होगा द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।